करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमको क्या पता चलता है कि ये जो है ना, वन और मोर रिएक्टेंट, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में क्या होगा, वन या एक से ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट कितना देगा आपको, सिर्फ एक प्रोडक्ट देता है। जैसे हम रफ में समझने से, ये ए एक प्रोडक्ट है और ये बी, सॉरी एक रिएक्टेंट है और बी, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट पे दो है और प्रोडक्ट में सिर्फ एक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कॉइल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो, मतलब दो रिएक्शन मिलके या दो से ज़्यादा रिएक्शन मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया यहाँ पर बर्निंग ऑफ कॉल। जैसे कि आप देखते हो कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो बेसिक है, चलो कब से आप यही देखते आ रहे हो, ये समझ रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, पर क्या करें, एक ही एग्जांपल लेने से आपको समझने में थोड़ा आसान होता है। तो चलो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, वाटर बना हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, बिना टाइम वेस्ट के। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पर क्या बताया कि वन रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप नॉर्मल में देख सकते हो कि एक ही रिएक्टेंट होता है और एक ही रिएक्टेंट से आपके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलो एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप या तीन से ज़्यादा भी होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको क्या होता है, यहाँ पर जो फैक्टर है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो ना, वो मतलब एक अकेला रिएक्टेंट तो है, तो वो कैसे मतलब दो या तीन में टूट जाता है, तो उसके लिए हम लोग को कोई एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन एनर्जी होता है वो हीट, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में वो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिसिटी, और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में वो एनर्जी होता है सनलाइट। तो चले अभी हम लोग करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन को। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है कि रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब हीट की वजह से रिएक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम यहाँ पर यहाँ पर अगर हम हीट करें तो ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी तरह यहाँ पर हीट होगा। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एक रिएक्शन में मतलब एक जो मॉलिक्यूल या आप बोल सकते सब्सटेंस है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो वो उस एक या दो से ज़्यादा में उसको टूट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से वही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ उससे। वाटर का अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दे, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डाल के अगर हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा। और उसके बाद लास्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। वो है AgCl को अगर हम Ag और Cl में टूट जाता है, वो कैसे टूटता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये सनलाइट लिख लेना इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन जो AgCl प्लस AgCl2 है, तो ये हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन कब होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ये याद रखना, ये पॉइंट टू बी रिमाइंडर है। तो आपको मैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है, जो है AgBr को अगर हम सनलाइट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, Ag प्लस Br2 हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, चलो देखते हैं। आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो। तो ठीक है, इसमें कहते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन होता है, वहाँ पर हम कोई हाई रिएक्टिव मेटल डालते हैं जो उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी, मतलब एक मेटल होता है, तो उसमें हम लोग एक हाई रिएक्टिव मेटल डालते हैं, जिसके कारण वो उस सॉल्यूशन के जगह पर
अपना कब्जा जमा लेता है, ऐसे समझ लो। तो देखो यहाँ पर जो ए है और बी सी सल्फर मतलब ये एक्वास सॉल्यूशन में, ये क्या बोल रहा है, एक्वास सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ए प्लस बी सी करने से हम क्या बोलते हैं, ए सी प्लस बी सी। जैसे मतलब ए ने यहाँ पर बी के जगह पर कब्जा कर लिया, बी के घर में कब्जा कर लिया और बी को बेघर कर दिया। तो इसे समझ लो आप। तो अभी यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो वो कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कहाँ से, कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके वो आयरन इस कॉपर के जगह पर अपना हक जमा लेता है। तो वो क्या बनता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये समझ गए। हाँ, और हाँ, सभी कभी कभी मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इससे मतलब कॉपर से ये हाई रिएक्टिव है और कॉपर कैसे लो रिएक्टिव, इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक टेबल दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या कहा गया, आप देख लो, पहले पढ़ लो कि यहाँ पर न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, मतलब नया कंपाउंड फॉर्म होता है। कहाँ से, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन के एक्सचेंज से बिटवीन टू कंपाउंड। यहाँ पर कंपाउंड दो होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था। यहाँ पर किंतु यहाँ पर दो कंपाउंड ही है, जिसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो दो दूसरा कंपाउंड कर देगा। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं ए बी एक घर मान लो और सी डी को एक घर मान लो, दोनों, ए उसका मतलब मेन इंसान है और सी इस घर का मालिक है। तो उन लोगों ने क्या किया, घर अपना एक्सचेंज कर लिया। ऐसे करके आप समझ लो, ए ने, ये ए है, ये बी है, उसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता, हाँ, ये ए बी के घर में जाना चाहता है तो बी ए के घर में जाना चाहता है रिएक्शन के बाद। इसलिए वो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी डी था, और सॉरी ये सी होना चाहिए, बी नहीं है, सी सी। तो ए सी के घर में जाता है और सी ए के घर में जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सी डी जो पहले था वो ए ने रिएक्शन के बाद अपना घर बदल लिया, और जो सी ए बी था वो सी बी बन गया है। तो इससे आप पता चल रहा है। और हाँ, यहाँ पर आप आयन्स की बात कर रहे हो ना, यहाँ पर देख लो, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। Na2 प्लस SO4, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पर क्या है कि आप सबको पता है सोडियम ने मतलब बेरियम को, सोडियम जाके बेरियम में बैठ गया और बेरियम जाके सोडियम में बैठ गया। तो ये क्यों होता है, मतलब क्यों, मतलब यहाँ पर आयन का एक्सचेंज, कंपाउंड का एक्सचेंज तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड का एक्सचेंज होता है बिटवीन दो कंपाउंड में, एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको आयन्स कहाँ चेंज हो रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर देखो आप, आयन्स कहाँ चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखे, क्या लिखे, चलो SO4। तो यहाँ पर BaCl2 में अगर हम इसका आयन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो सी क्लोरीन का होता है Cl माइनस, और यहाँ पर Ba क्या होगा, Ba2 प्लस हो जाता है। तो इतना समझ में आया आप सबको। तो उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पर क्या ले, Na2SO4, क्या है, Na2SO4। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये 9 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके 9 को फिर से थोड़ा क्लियर कर सकते हो। वैसे मैं 9 का भी अभी कोर्स लाने का सोच रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ये 2 जो है ना, ये 2 इधर जाता है, और जो यहाँ पर 1 है तो इधर, मतलब सोडियम का क्या होता है, ये Na प्लस होता है, सॉरी यहाँ पर Na प्लस होता है, और Na प्लस होता है, और उसके बाद सल्फेट का SO4 2 माइनस होता है। तो यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी पक गया है, लेकिन आप टेंशन ना लो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, BaCl2, और क्या है, ये Cl माइनस, और ये Na प्लस, और ये SO4 2 माइनस। तो ये 2 प्लस जाकर ये 2 प्लस के साथ बैठ जाता है, जिससे कि इनका आयन एक्सचेंज हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पर Na प्लस के साथ SO4 था, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर Ba2 प्लस है, तो ये Ba2 प्लस जाके SO4 के साथ जाके BaSO4 बनाता है, और Na प्लस जाके Cl के साथ मतलब बॉन्ड बना के NaCl बन जाता है। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज भी हो गया। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लेना यार, मैं फिर से, नहीं तो आप कमेंट करते हैं, फिर से बाद में दूसरा बना के दे दूंगा। लेकिन मेरे को जितना लगता है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर एक्सचेंज कैसे। फिर से एक बार बता दूँ, यहाँ पर जो 2 है तो ये सल्फर के पास है, यहाँ पर जो 1 है तो ये सोडियम के पास, तो Na प्लस हो गया, SO4 2 माइनस हो गया। यहाँ पर Ba के पास 1 है तो ये Cl के साथ चला गया, और Cl के पास 2 है तो ये Ba के पास चला गया। तो इसी तरह से ये 2 वाला 2 के साथ और 1 वाला 1 के साथ चला गया। तो इस तरह से आयन का एक्सचेंज भी हो गया। और यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर NaSO4 भी एक्वास है, यहाँ पर भी ये BaSO4 एक्वास है, लेकिन ये जो BaSO4 ये सॉलिड होता है, ठीक है।
ये सॉलिड और ये भी एक्वस होता है। तो यहाँ पर एक्वस और एक्वस का सॉलिड आया तो उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन में अगर दोनों एक्वास हम मिला मतलब मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट जैसा एक धूली जैसे मतलब एक धूल की तरह एक फॉर्म होता है। मतलब अगर आप मतलब क्या करते हो, जैसे कि अगर आप मतलब चीनी चीनी को अगर आप मतलब थोड़ी देर मतलब ज़्यादा देर नहीं बस डाला ही है और उसके बाद मिक्स कर रहे हो तो वो चीनी धीरे धीरे जब नीचे बैठना है ठीक उसी टाइम जैसे चीनी बैठ जाता है उसी प्रकार ये प्रेसिपिटेट भी दो एक्वास मतलब यहाँ पर क्या था Na2SO4 और BaCl2 मिक्स होने के बाद वो धीरे धीरे जाकर नीचे जाकर बैठता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम ए सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में से जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता था, उसी कारण हम उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अभी हम लोग का लास्ट बचा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर अभी हम आप सबको ये डबल डिस्प्लेसमेंट तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और सिंपल है ये, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर ऑक्सीजन का ऐड होगा और रिमूवल हाइड्रोजन का हो तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन का एकदम ऑपोजिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉपर और ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन से बनकर बना CuO। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये क्या मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर देखो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, अगर आप सोचिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, हाँ तो आप सही होगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो अब देख लो यहाँ पर कि कॉपर कॉपर में पहले ऑक्सीजन नहीं था और बाद में जाकर क्या मिला, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो मतलब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस हाइड्रोज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, कॉपर ऑक्साइड सॉरी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो आप यहाँ पर देख लो कि थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो CuO, यहाँ पर CuO है, CuO से क्या बना, Cu बना। तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, ऑक्सीजन, तो ये क्या है, रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पर H2 तो अकेला था तो बाद में जाकर H2 में फिर से ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुए, एक ही रिएक्शन में अगर दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ मतलब हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, चलो। रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन प्लस, ये रेडॉक्शन है जो कि ऑक्सीडेशन प्लस रेडक्शन है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दोनों टाइप और दो प्रकार में रिएक्शन मतलब टाइप से उसका, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इसमें अब हम वर्सेस कर रहे हैं तो मुकाबला देख लो। चलो मजाक से हट के अभी हम पढ़ते हैं। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब आप रिएक्शन परफॉर्म करते हो ना तो हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है किसके साथ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के पास। यहाँ पर क्या है, हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एक रिएक्शन में जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसके साथ अगर हीट रिलीज हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, जहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जब बर्न होता है तो वहाँ से हीट रिलीज होता है ना, गरम गरम होता है ना, जब बर्न होता है गरम ऑब्वियसली होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो बर्निंग ऑफ कोल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक में एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होने में और एक हम लोग ने कौन सा अभी जस्ट प्रोडक्ट टाइप पढ़ा है वो आप कमेंट में जरूर करना, ठीक है। वैसे तो आपको एग्जांपल देखे पता चल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कमेंट करना टाइम स्टैम्प के साथ कि एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है वो किस रिएक्शन का थोड़ा सिमिलर दिखता है। तो एग्जांपल में जैसे देख सकते हो आप, वाटर है, वाटर का अगर H2O जैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पास किया तो मतलब H2 प्लस O2 में स्प्लिट हो गया, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, वो भी हीट के प्रेजेंस में, मतलब एनर्जी चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो अब लास्ट टॉपिक में आप, लास्ट सेक्शन में आप उसमें जो इस चैप्टर में करते हैं, कोरोजन क्या है, व्हेन ए मेटल इज अटैक, अरे रुक जाओ यार, क्या मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ,
पहले यार कोरोजन का मतलब आप मेरे से तो समझ लो। मतलब जब आयरन, जो हमने आयरन का रस्टिंग ऑफ आयरन बोला था ना, वही कोरोजन है। जब मतलब हम घर में आयरन को लाकर रखते हैं और कुछ दिन ऐसे ही छोड़ते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आकर जो मॉइस्चर या ऑक्सीजन कांटेक्ट में आकर वो क्या बोलता है, थोड़ा बड़ा पाउडरी सब्सटेंस होता है ब्राउन कलर का, तो वो क्या होता है, आयरन, मतलब सॉरी रस्ट होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है कोरोजन का, यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। वही है जो मैंने बताया। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होता है, जो होता है ना, वो तो बहुत मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, जो हम और सिल्वर में जाकर जो मतलब क्या बोलते हैं ज्वेलरी शॉप में जाकर हम उसको क्लियर भी कराते हैं, जैसे ग्रीन कोटिंग और कॉपर, वो सब कोरोजन में आता है। मतलब वो धीरे धीरे उस आयरन या सिल्वर, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल उसको वीकेन कर रहा है, जो उसकी कैपेबिलिटी है ना उसको मतलब थोड़ा घटा रहा है। जैसे हम बूढ़े होते हैं एनर्जी कम होता है, वैसे ही जब उसका टाइम होता है तो वो धीरे धीरे उसको मतलब रस्ट, उसको आयरन को खा खा कर उसका मतलब जो रिजिड था, रिजिड प्रॉपर्टी उसको एकदम मतलब कम कर देता है। अब इससे बचने के लिए प्रिवेंशन भी तो जरूरत है, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में आता है पेंटिंग। अगर हम आयरन को पेंट कर दे और अगर यार आयरन के कांटेक्ट में ही ना आए तो कोरोड होगा ही नहीं, जैसे कि पेंटिंग और ग्रीस, ग्रीस लगाने से भी ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, ये सब प्रिवेंशन है कोरोजन से। उसके बाद और एक टॉपिक आता है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी जो है क्या होता है, जब हम मतलब खाना को हम लोग ओपन में रख देते हैं या तो तीन चार गर्म मतलब गर्मी के दिनों में तो सबसे ज़्यादा देखा है, जब हम सुबह का खाना तो रात तक ऐसे पड़ा रहता है तो वो मतलब बहुत गंदी स्मेल आता है, सड़ा हुआ खाना हम लोग बोल देते हैं। तो वही है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, मतलब जो फैट्स और ऑयल्स है ना, जो वो ऑक्सीजन का रिएक्ट होकर वो ऑक्सीड होता है ना, तो वो बिकम रेंसिड, मतलब रेंसिड बोलते हैं उसे। और एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो रेंसिड का मतलब वह सड़ा हुआ बोल सकते हो, मतलब गंदी स्मेल आ रहा है या टेस्ट चेंज हो गया इस सब को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंसिडिटी का डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। तो जब फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, पैकिंग ऑफ फूड विद नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन गैस में जैसे चिप्स आते हैं तो वो मतलब उसका चिप्स का लाइफ को मतलब बढ़ा देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनरिएक्टिव होता है। तो पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के दिया जाता है ताकि वो खाना खराब ना हो। कि फूड इन रिफ्रिजरेटर, अगर घर में खाना हो तो रेफ्रिजरेटर में फूड, अगर ठंडी में, क्योंकि ठंडी में बैक्टीरिया ग्रो कर नहीं पाते तो उसकी वजह से रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकता है। तो चलो यहाँ पर अगर चैप्टर भी खत्म हो जाए, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको मैं रिएक्टिविटी चीज दूंगा कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा मतलब क्या है, कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है, उसका टेबल ये रहा। और टेबल भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये जितना ये नीचे आ रहा है तो ये सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, और जो लास्ट में जो इसके नीचे जगह नहीं था मैंने इधर डाल दिया है इधर। तो जो इसके नीचे जो जगह था, ये जो है ये एकदम प्लैटिनम सबसे लो है। तो इसमें से भी आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, जो मैंने सर्कल किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लो आप यहाँ पर, इसका मैंने एक ट्रिक भी बना कर दिया है। तो सबसे हाई रिएक्टिव क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम। तो अगर आपका यहाँ पर ना बेरियम सल्फेट हो, अगर बेरियम, रुको हाँ मैं बोलता हूँ, अगर ये BaSO, अरे यार रेड कलर, यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है। हम्म, हम्म, अगर ना यहाँ पर BaSO4, बेरियम सल्फेट का आपको पता है कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का, क्योंकि ये इसके ऊपर है। तो ये बेरियम से तो हाई रिएक्टिव है। लेकिन अगर बेरियम को आप कैल्शियम से करने जाओगे तो कैल्शियम बेरियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो आप यहाँ पर ट्रिक भी देख लो, क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। मतलब मुझको एक केयरलेस जेब्रा बोलना बंद करो और सीखो कि कॉपर और गोल्ड को कैसे सेव करता है। यहाँ पर आपका कॉपर और गोल्ड जो है वो तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट का ही मैंने वो ट्रिक बोला है। तो ये प्लीज़ स्टॉप। और हाँ, ये आप मत बोलना कि कहाँ से उठाया, ये इसने बताया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रिक है तो ये सबको पता ही होता है। तो थैंक यू। चलो अभी ये सब आप लर्न कर लो, उसके बाद
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मिस्टेक भी हुआ है बोलने में। तो अभी मैं धीरे धीरे इस पर काम करूँगा और इम्प्रूव करूँगा अपना बोलने के मतलब क्षमता को, थोड़ा मतलब ठीक ठाक बोल लूँ। तो चलो, थैंक यू। और पढ़ते रहो और कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा वीडियो। और मैंने आपको जो टास्क दिया है वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, वो सब मैंने जो बताया है, जहाँ पर स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो आप कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोला था, जो और एक सेकंड मैंने होमवर्क दिया था, वो मैं थोड़ा रुक जाओ, मेरे को देखने दो, मेरे को याद आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन किस रिएक्शन का सिमिलर है, वो कमेंट जरूर करना। और हाँ, जितने भी देख रहे हो ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो, बाय बाय, टाटा।